अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। शहर कराची जो कि रोज़ ब रोज़ स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से कहा जाए तो एक शहर, वैसे तो क्राइम इंडेक्स देखें या दीगर स्टैटिस्टिक्स देखें उस हिसाब से तो नहीं, लेकिन जो इस शहर में रहते हैं उनको अंदाज़ा है कि कितना खौफ शहर में बाहर निकलने पर है। घर में है तो घर में है, एटीएम के सामने है तो एटीएम पर है, बाइक पार्क की है तो बाइक छीनने का खतरा, मोबाइल छीनने का खतरा, बाहर वॉक करते हुए, बाहर रेस्टोरेंट में, कहीं पर भी कोई अपने आप को महसूस नहीं करता। आपने देखा है कि बहुत सी वारदातें ऐसी हुई हैं जहाँ मुल्ज़िमान लोगों का पीछा करते हुए घरों तक आए हैं, घरों के दरवाजे तक आए हैं और लूट कर गए हैं। मजमूई तौर पर 2 माह में तकरीबन 14,000 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो शहर कराची में रोज़ तकरीबन 200 से ज़्यादा वारदातें हुई और हर घंटे तकरीबन 10 वारदातें हुई। आप तसव्वुर करें, जिस वक्त हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त भी शहर कराची में कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी चप्पे में लुट रहा होगा। और इतना बड़ा शहर है, इसको पुलिस फोर्स जितनी है हमारी क्या कंट्रोल कर सकती है, नहीं कर सकती। और बिलखुसूस रिसेंटली जब हमने पुलिस से पूछा तो उन्होंने बताया कि 2 माह के अंदर तकरीबन 143 इनकाउंटर्स में 15 स्ट्रीट क्रिमिनल्स जहाँ भाग और 1400 से जायद यानी तकरीबन 1500 के करीब जो है वो गिरफ्तार किए गए। लेकिन इसके बावजूद भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो हैं इस वक्त हमें लगता ही है कि मादर पिदर आज़ाद नजर आते हैं। ऐसा क्यों है और पुलिस की नई क़यादत किस हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरी है? हमारे साथ आज मौजूद है प्रोग्राम में गुलाम नबी मेमन साहब जो कि एडिशनल आईजी कराची हैं, कराची के पुलिस चीफ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम नबी मेमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। सबसे पहले आप बताइएगा सर, आपका रुख किस तरफ है, किस हिकमत अमली के साथ आप आगे बढ़ेंगे और इन क्राइम्स पर काबू पाने के लिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या मेजर्स हैं आपके जहन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया अपने प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। इनफैक्ट जो आप पहले इंट्रोडक्शन करा रहे थे, मुझे थोड़ा सा मतलब इस पे रिजर्वेशन है और काफ़ी सारी मतलब ये कि इस तरह की मालूमात होती है जिसमें मतलब पुलिस ऑफिसर का मौक़िफ़ जब लिया जाता है तो नेचुरली वो डिफेंड करता है। एग्जैक्टली। आपने मतलब बताया कि भाई इतना सारा क्राइम और लोगों में खौफ है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यस, क्राइम है ये, मतलब मैं कोई क्राइम को डिफेंड नहीं करूँगा कि भाई क्राइम है और मैं कहूँ कि भाई इतना क्राइम है कि हम इसको अफोर्ड करें। हम हर क्राइम के अगेंस्ट फाइट करेंगे, लेकिन इसमें अगर कंपेयर करें कराची को बाकी सारे शहरों के साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी क्वाइट बेटर ऑफ हैं। क्योंकि आप दुनिया के वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स को देखें, जो वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स 468 सिटीज़ का मेंटेन होता है, तो उसमें कराची का नंबर 126 पे है। और यहाँ पे रीजनल जितने भी सिटीज़ हैं, जिसमें न्यू दिल्ली है, जिसमें काबुल है, तेहरान है और ढाका है, इन सब से हमारा जो कराची का वर्ल्ड क्राइम इंडेक्स है वो बेहतर है। तो आप रात को चले जाएं 12 बजे, आपको बम्पर टू बम्पर गाड़ियाँ नज़र आएंगी रोड पे। आप रेस्टोरेंट्स पे चले जाएं, वहाँ पे आपको वेटिंग मिलेगी। वीकेंड पे 70,000 के करीब लोग जाते हैं रेस्टोरेंट्स पे, यहाँ पे सुपर हाईवे पे वहाँ खाना खाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये कि अगर ये खौफ है और इस तरह की चीज़ है तो मुझे थोड़ा सा इस पर मतलब ऑब्जर्वेशन है कि ये नहीं होना चाहिए। बाकी क्राइम है, यस, हम समझते हैं कि इसको फाइट करना चाहिए। और मैं एक बात और कहता हूँ कि जब तक आप पुलिस को आवाम के साथ सही कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन करके एक दूसरे को एक पेज पे ला के पुलिस काम नहीं करेगी तब तक कामयाब नहीं होंगे। तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि अगर इजाज़त दें, आप भी कह रहे हैं कि क्राइम है, हम भी ये कह रहे हैं क्राइम है, यकीनी तौर पर आप आए हैं तो आपके साथ भी बहुत सी लोगों के एक उम्मीद भी जोड़ी जा रही है कि कुछ होगा। मैं पहले इसी रिश्ते से शुरू करता हूँ। जैसा आपने कहा कि पुलिस और आवाम का रिश्ता, एक रिश्ता बड़ा नाजुक होता है जो विक्टिम का, पुलिस का और प्रोसिक्यूटर का होता है। यहाँ पर बहुत से क्राइम ऐसे हो रहे हैं, यानी मोबाइल फ़ोन छीनने से लेकर, गाड़ी छीनने से लेकर, बाइक छीनने से लेकर, जहाँ मैं देखता हूँ, मैंने खुद भी ऐसा एक्सपीरियंस किया है, अपने रिश्तेदारों में एक्सपीरियंस किया है। अगर छिनता है मोबाइल फ़ोन तो उसको रिपोर्ट तो कर दिया जाता है, अगर बाइक छिनती है तो रिपोर्ट तो कर दी जाती है, लेकिन वो इस खौफ से रिपोर्ट की जाती है कि आगे कहीं क्रिमिनल यूज़ में ना आ जाए वो। लेकिन जब मामला गिरफ्तारी का आता है, मुलजिम को आइडेंटिफाई करने का आता है, मामले को अदालत तक ले जाने का आता है, उसकी पैरवी करने का आता है, तो लोग खौफजदा होते हैं। तो मुझे बताएं, सब में इंपॉर्टेंट, आपने 1446 मुल्जिमान पकड़ तो लिए जैसे 2 माह के अंदर, अब इस मरहले को और इस ट्रस्ट को कैसे बिल्ड करेंगे, इसके लिए क्या सोचा है आपने, क्या हिकमत अमली है? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। ये एक ऐसा पैकेज है, ये कि ऐसी कम्युनिकेशन विक्टिम और पुलिस के दरमियान होनी चाहिए कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें।
ये अगर विक्टिम कोऑपरेट ना करे केस के रेफरेंस से, या पुलिस ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन ना करे, या प्रोसिक्यूटर थोड़ा सा वीक वहाँ पे प्रोसिक्यूशन करे, तो नेचुरली केस फेल हो जाता है और उसी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये इनिशिएटिव पुलिस डिपार्टमेंट अपने एंड पे तो ज़रूर ले कि हम फ्री रजिस्ट्रेशन करें। जब भी कोई बंदा किसी उनके साथ क्राइम हो तो वो थाने पे जाए तो उनको वेलकम करें और फ़ौरन उनका केस भी रजिस्टर्ड हो जाए। और फिर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने हमारे अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो ख़ासतौर पे हाई प्रोफाइल क्राइम है, उसमें उनकी इन्वेस्टिगेशन उनके हवाले करें। और एक हम गवर्नमेंट को प्रपोज़ कर रहे हैं कि उनको जो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको थोड़ा सा इंसेंटिव मिले। तो ये ऐसी कॉम्बिनेशन बनेगी जिसमें प्रोसिक्यूटर जनरल साहब को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप कोशिश ये करें कि हाई प्रोफाइल क्राइम, जिसमें हमने अभी फ़िलहाल 4 कैटेगरीज ऑफ क्राइम, जिसमें मर्डर है, रॉबरी विथ मर्डर है, इंजरी रॉबरी विथ इंजरी है, या रेप केसेस हैं, उनमें अच्छे प्रोसिक्यूटर्स को आप डॉवटेल करें विथ हमारे जो पैनल ऑफ इन्वेस्टिगेशन का भी हमने बनाया, जिसमें 76 इस तरह के इन्वेस्टिगेटर्स हैं। तो हमने कोशिश ये करनी है कि विक्टिम को और उनके विटनेसेस को और इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के इन 76 इन्वेस्टिगेटर्स को फॉर 4 कैटेगरीज ऑफ क्राइम, और प्रोसिक्यूटर में जो प्रोसिक्यूशन जनरल ने अभी प्रोसिक्यूटर उसमें नॉमिनेट किए हैं, तो इस तरह करके हम कैटेगरी वाइज आगे बढ़ेंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे हमारी कोऑर्डिनेशन विथ कंप्लेनेंट भी बेहतर होगा, इसमें हमारी इन्वेस्टिगेशन भी बेहतर होगी और प्रोसिक्यूशन इसमें बेहतर होगी, तो नतीजा ये आएगा कि उसमें कन्विक्शन हो जाएगी। और प्रोसिक्यूशन बेहतर करने के लिए मेरे इल्म में कि पैनल ऑफ प्रोसिक्यूटर्स की बात भी हुई है। लगभग कितने केसेस लास्ट ईयर भी तकरीबन 1800 केसेस हैं जो अदालतों में हैं पैरवी में, और ये पैनल ऑफ प्रोसिक्यूटर्स के लिए क्या आप लोग फिर बाकायदा प्राइवेट लॉयर्स हायर करेंगे? इसके फंड्स कहाँ से आएंगे? क्या ये सब चीज़ें आपका, या फिर ये पैनल ऑफ प्रोसिक्यूटर्स जो लीगल टीम गवर्नमेंट की है वहीं से होंगे? क्या इसकी मोडालिटीज़ हैं? देखें, ये एक ऐसा प्रपोजल है जो हमारी तरफ से गया है गवर्नमेंट को, और चीफ मिनिस्टर साहब की मेहरबानी है कि उसने इस हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, और इसके अभी जो है वो वर्कआउट हो रहा है ड्राफ्ट। ऑलमोस्ट ड्राफ्ट हमने बना के लॉ डिपार्टमेंट और होम डिपार्टमेंट में इसको भेज दी है। इसके कंटूर से इस तरह के हैं कि जब हमने लास्ट ईयर 2021 का क्राइम को एनालाइज किया तो 1840 के करीब केसेस ऐसे हैं जो 9 कैटेगरी ऑफ क्राइम में आते हैं, जिस पर मैंने बताया कि मर्डर है, उसमें रेप है, टारगेट किलिंग है, रॉबरी विथ मर्डर है, रॉबरी विथ इंजरी है। तो इस तरह के 9 कैटेगरीज हैं जिनको हमने वर्कआउट किया। तो ये 1840 केसेस का जब हमने प्रपोजल दिया कि भाई इनके लिए आप एक एडवर्टाइज़ करें कि लोग जो जिनका एक्सपीरियंस है जिन लायर्स का इसमें क्रिमिनल साइड पे, तो उनको हम ये ऑप्शन दें कि अगर वो आना चाहते हैं इस पैनल में तो वो आ जाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें काफ़ी सारे इस तरह के लायर्स आएंगे जिनका एक्सपीरियंस है, तो एक सिलेक्शन कमेटी होगी जो उनको सिलेक्ट करेगी। जब ये पैनल में आ जाएंगे तो फिर हम ये ऑप्शन देंगे कंप्लेनेंट को कि कंप्लेनेंट उसमें से किसी को सिलेक्ट कर ले। तो इसमें जब अच्छा लायर कंप्लेनेंट साइड पे होगा, अच्छी इन्वेस्टिगेशन हमारे साइड पे होगी, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे अच्छा केस बनेगा, उसमें कन्विक्शन के चांसेस बेहतर होंगे। जो कन्विक्शन रेट अभी हमारा 30% एंड अबव चल रहा है, वो इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा। सही। अच्छा, ये बताएं कि गुलाम नबी साहब, इससे पहले जब भी हम गुफ्तगू करते हैं किसी से और कराची के हालात पर, अमन अमान पर गुफ्तगू होती है, तो समय पहला जवाब जो बिलखुसूस यहाँ से सियासतदानों के इजारे से सुनने में आता है, वो कहते हैं जी यहाँ पे थाने बिकते हैं, जो अपोजिशन के लोग हैं वो कहते हैं। तो ये हकीकत है कि थाने बिकते हैं? ये एक हरफ आम है यहाँ पर शहर में, आपके इल्म में है कि थाने बिक रहे हैं यहाँ पर, या SHO बिक रहे हैं, थाने बिक रहे हैं? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी चीज़ें जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि यहाँ पे मशहूर हो गया कि डाकू राज है, डाकू राज है, लेकिन मुझे आप कोई भी इस तरह का कॉन्टेक्स्ट बताएं। अगर क्राइम को आप कंपेयर करते हैं तो कराची को क्राइम को कंपेयर करें ना बाकी सारे पाकिस्तान के शहरों के साथ। यहाँ पे ताजिर बरादरी एहतजाज करेगी। गुलाम नबी साहब 2 दिन पहले तो उनके बैनर्स पे लिखा था डाकू राज है। अब जब लुट रहे होंगे जो लोग, वो तो यही कहेंगे कि डाकू राज है यहाँ पे। मैं यहाँ पे कोरंगी कॉजवे में, आपको पता है जो हादसा यहाँ पे हुआ था, एक बार खुद मेरे साथ हो चुका है, यहाँ से गुजरते हुए कि नाका लगाया गया था। अब किस शहर में सर नाका लगाकर इस तरह लूटमार होती है? देखिए, मैं क्राइम से इनकार नहीं कर रहा, मैं कब कह रहा हूँ कि क्राइम यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप जब भी किसी शहर को डाकू राज का रेफरेंस दे रहे हैं तो उस शहर के क्राइम को बाकी शहरों के साथ कंपेयर तो करें। अगर कराची उससे उनका क्राइम कम है तो फिर
कराची को क्यों बैशिंग हो रही है? मेरा सवाल ये है कि अगर वहाँ का क्राइम यहाँ से ज़्यादा है तो फिर मतलब ये कि ये गलत कहा जा रहा है कि यहाँ डाकू राज है। अगर यहाँ का क्राइम यस वाकई ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है, बाकी सारे शहरों का क्राइम कम है, तो फिर तो नेचुरली ये लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे। तो उनके पास कोई ना कोई एनालिसिस होगा ना। आप उनसे पूछें, जो साहब निकलते हैं वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे डाकू राज है और इस तरह के कोई डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, तो उनसे पूछें कि भाई आप किस बेसिस पे कह रहे हो। ये तो ठीक है, एक आपके साथ हुआ, मुझे अफसोस है कि इस तरह की चीज़ हुई है, काफ़ी सारे लोगों के साथ हुआ होगा, लेकिन ये कि मतलब कोई ऐसा बेसिस होना चाहिए जिसके बेसिस पे बंदा ये कहे। सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसिडेंट्स पे बंदा ये जी। मैं सर इस पे आऊँगा कि हॉटस्पॉट्स के हवाले से आपकी हिकमत अमली क्या है? ऐसे बहुत से हॉटस्पॉट्स इस एरिया में बताए जाते हैं जहाँ है, पुलिस की हिकमत अमली लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म क्या है, इस हवाले से नई क़यादत आई है पुलिस की। इस ब्रेक के बाद गुलाम नबी मेमन साहब से पूछेंगे, हमारे साथ रहेगा। मुल्ज़िम को आइडेंटिफाई भी करेगा, और ये जो आपने मैट्रिक्स बनाई, ये रिपोर्ट आपको होगा, यानी पुलिस चीफ को होगा कराची का, या इसका कोई और आपने रिपोर्टिंग का बनाया कि इसकी सर्विलेंस और मॉनिटरिंग रखी जाए कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा? नहीं, ये थोड़ा सा रिवर्स है। इस तरह है कि हम मेरे ऑफिस से डेली बेस पे जितना क्राइम शहर में हो रहा है, यहाँ पे रिपोर्ट होता है, मुख्तलिफ सोर्सेज से हमें पता चलता है कि भाई कितना क्राइम शहर में हुआ, तो हम थाना वाइज ये रिपोर्ट हर रोज़ भेज देते हैं थाने को। उनको बताते हैं कि भाई आपके एरिया में आज के दिन इतना क्राइम हुआ है, और हमने उनको कहा है कि भाई ये मैट्रिक्स है कि इतना क्राइम हुआ है, अभी आप बताएं कि इनके CCTV कितने आपने कलेक्ट किए हैं, उसमें से कितने लोगों को आपने आइडेंटिफाई किया जिनने क्राइम कमिट किया है, और कितने इस तरह के क्रिमिनल्स को आपने पकड़ा है। तो वो डेली बेस पे इसकी अपडेशन होती है, फिर वो जो है फॉर्म कन्वर्ट होता है वीकली बेस पे, और इसी तरह से वो फॉर्म मंथली बेस पे कन्वर्ट हो जाएगा कि मंथली बेस पे उनकी परफॉर्मेंस जब आएगी कि भाई उन्होंने क्या काम किया पूरे महीने में, और इसी बेस पे उसके आगे फिर डिसिप्लिनरी एक्शन भी होगा। अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा, अगर उसने अच्छा काम नहीं किया तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। अच्छा, दूसरी मुझे ये बात समझाइए कि आपने ये भी कहा था एक जगह पर कि आप थानों को आपने फंड्स एलोकेट किए हैं, यानी इससे पहले शायद हायर ऑफिशियल्स को होते थे, उसके बाद ये जो फाइनेंशियल मॉडल है आपका, ये आपने किस तरह चेंज किया है, और इससे क्या फ़र्क क्या पड़ेगा, एक आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा, पुलिस की परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा, ये समझाइएगा। पहले तो ये मैं क्लियर कर लूँ कि ये फंड्स गवर्नमेंट ने दिए, मैंने नहीं दिए। हाँ, मतलब वही गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि उन्होंने जी हाँ। तो मतलब ये कि इसका कॉन्सेप्ट ये है कि देखें, मैं स्ट्रेट बात करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में अभी तो इस्लामाबाद में भी हो गया है, प्रॉब्ली पंजाब में भी हो गया, और KP में भी ये मॉडल हमें कराची को देके उन्हें किया। ये इस वजह से हमने किया कि कोई अच्छा अफसर, ईमानदार अफसर, इंस्पेक्टर लेवल का, वो SHO लगना चाहता है, लेकिन ये थाने पे बजट ना होने की वजह से वो हमेशा अवॉइड इस वजह से करता था कि उसको इस गन में नहीं पड़ना चाह रहा था। जब से हमने ये फंड्स थाने पे एलोकेट कराए, तो नेचुरली वो अफसर्स जो जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जो ईमानदार हैं, जो जाना चाहते हैं, वो यकीनन आएंगे और वो आके मतलब थाने का जब काम करेंगे वहाँ पे। तो इस तरह के अफसर्स जो हम बात करते हैं कि भाई थाना कल्चर चेंज होना चाहिए, वहाँ पे लोगों को वेलकम पुलिस ऑफिसर वेलकम करें, वहाँ पे करप्शन ना हो, तो वो ऐसे ऑफिसर्स आएंगे जिनका कोई अपना नेक्सस ना होगा, तो मुझे यकीन है कि उससे बेहतरी आएगी। तो हम चाह रहे थे कि भाई इस तरह के हम फंड्स क्रिएट करें कि अच्छे ऑफिसर्स आके थाने को ज्वाइन करें एज एन SHO। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे पास एक ऐसा ऑफिसर आया था जिसकी रेपुटेशन बियॉन्ड एनी डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छी है, करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। हमने उसको कहीं पे वो अदर दिन कराची पुलिस पोस्टेड था, उसने ऑप्शन दी, हमने उसको अभी आज इंशाल्लाह लगा देना है। तो हम चाहेंगे कि इस तरह के लोग आएँ, अच्छे लोग आएँ और ये काम करें, उनको फंड्स मिले तो उनके लिए पुलिसिंग करने में आसानी हो। तो ये कॉन्सेप्ट था कि थाने लेवल पे ये बजट जाए तो इस तरह के लोग जो है ना मोटिवेट होकर आके काम करें। सही। अच्छा, लेकिन ये इसमें आपने जिस तरह कहा करप्शन का जो एक अंसर है, ये बात हम सब जानते हैं कि इस माशरे के अंदर करप्शन है, इसमें हर महकमे के अंदर करप्शन है, मीडिया में भी ब्लैक शीप्स हैं, हर जगह ब्लैक शीप्स होते हैं।
सर ये जो पुलिस के अंदर है, मैं इस पर आपसे पूछना चाह रहा हूँ, दुआ मंगी केस आपने देखा होगा रिसेंटली, उसके अंदर एक मुलजिम होता है, वो जो अंडर ट्रायल मुलजिम होता है, उसको वो शॉपिंग पे लेके जाता है, डॉल्फिन मॉल के अंदर शॉपिंग कराता है, फिर वो मुलजिम वहाँ से फरार हो जाता है, कांस्टेबल नवीद। इस तरह के ऐसे, मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि हर जगह ब्लैक शीप्स होते हैं, लेकिन क्या ये स्ट्रक्चर, यानी जो स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है, यानी ऊपर से सपोर्ट होती है ऐसे लोगों को, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि इससे पहले हमने ये देखा था कि शाहरुख सलीम नामी जो दूल्हा कुछ दिन का जो नौजवान शहीद हुआ था, फरजंद अली नामी पुलिस कांस्टेबल उसमें मुलव्वस था, उसके बारे में कहा गया कि वो 2 या 3 बार पहले उस पर इंक्वायरीज हो चुकी थी, तो उसके बाद क्योंकि उसके ताल्लुकात किसी हायर ऑफिशियल से थे या क्या था, वो छूट जाता था बार बार। तो करप्शन तो है, ये तो मैं मानते हैं, आप भी मानते हैं, हर जगह होती है, लेकिन क्या पुलिस में जो करप्शन है, ये पुलिस में उसको आशीर्वाद या हाथ होता है किसी का, इस वजह से ये होती है, क्या वजह होती है? आप अच्छी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, मैं आपको दावत देता हूं कि आप पुलिस डिपार्टमेंट की डिसिप्लिनरी एक्शन को देखें जी। हम जितने सज़ाएं इस तरह के लोग जो मिसकंडक्ट करते हैं, जो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, आप देखें जितनी सज़ाएं पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, आप इसको कंपेयर करें रेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स को, सिंध प्रोविंस में देख लें, बाकी प्रोविंसेस में देख लें, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितनी सज़ाएं इस तरह के मिसकंडक्ट के अगेंस्ट पुलिस डिपार्टमेंट में किसी डिपार्टमेंट में नहीं है। तो हम अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करते हैं। और सेकेंडली मतलब ये जो आपने जिन लोगों की मिसाल दी, मैं समझता हूं कि ये गलत लोग हैं, इन्होंने गलत काम किया, उसको कभी भी जस्टिफाई करना मुनासिब चीज़ नहीं है और ना ही मैं जस्टिफाई करूँगा। ये इस तरह के लोग, तो हम 100 काम अच्छे करते हैं, इस तरह का एक काम होता है जो इस तरह का कोई कैरेक्टर करता है, तो वो हमारे 100 काम जो हमने अच्छे किए होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इन लोगों की वजह से हमारी क्रेडिबिलिटी भी ख़राब होती है। तो पूरी कोशिश हमारी है कि इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, उनको महकमे से फारिग किया जाए। सही। और दूसरी बात, कैपेसिटी बिल्डिंग पे मैं आना चाह रहा हूँ कि आपने अभी रिसेंटली कहा था कि 2000 लोगों को आपने इंडक्ट भी किया है थानों में, लेकिन मजमूई तौर पर मुझे बताइएगा कि आपकी जो ज़्यादा मुझे अंदाज़ा है कि तकरीबन 19,000 तो आसामियाँ हैं जो कि वेकेंट है, और वो कब भरेंगे आप? और दूसरी बात ये कि जो बकिया है 60,000 में से 19,000 निकालें, अगर 41-42,000 जो बचते हैं, तो उनमें से कितने फिर वीआईपी ड्यूटीज़ पर हैं और कितनी फिर जो इस पूरे शहर की हिफाजत में मामूर हैं? वो क्या उनका ब्रेकअप क्या है, इन फिगर्स क्या हैं टोटल? देखें, हमारी जो वैकेंसीज़ हैं वो 19,000 के करीब है, और गवर्नमेंट ने हमें फ्री हैंड दिया है कि इसको अर्लीस्ट पॉसिबल इन वैकेंसीज़ को फिल इन किया जाए। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि क्योंकि कोविड था, हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन बंद थे, पूरा जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस बंद था, तो अभी हम इसको फास्ट ट्रैक पे रखा हुआ है। तो मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 19,000 के करीब वैकेंसीज जो हमारी हैं वो बाय एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर ये जो है ना फिल इन हो जाएंगी कराची में। बाकी जो ब्रेकअप आपने पूछा, इसमें देखो बहुत सारी ऐसी ड्यूटियाँ हैं जो बहुत इंडिस्पेंसेबल हैं। यहाँ पे सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पे स्टेट बैंक है, यहाँ पे कोर्ट्स हैं, यहाँ पे सीनियर पुलिस ऑफिसर्स की प्रोटेक्शन है, जजेस की प्रोटेक्शन है। तो इसमें बहुत सारे इस तरह के मामला होते हैं जिसमें हमें प्रोटेक्ट करना होता है। तो हमारा कोई तकरीबन 17-18% का कंपोनेंट है जो इन ड्यूटीज़ पे लगता है। 17-18 यानी आप समझते हैं 8-9 हज़ार, इसका मतलब 40-41 हज़ार का 8-9 हज़ार आप कह रहे हैं कि आप अगर हज़ार में पूछते हैं तो वो तकरीबन कोई हमारा 8,500 से 9,000 के करीब लोग इस तरह के मुख्तलिफ ड्यूटीज़ में लगते हैं, जिसमें मतलब मिसलेनियस ड्यूटीज़ है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बहुत सारे काउंसलेट्स हैं, तो हम इन्हीं मैन पावर से वहाँ पे मेन करते हैं। तो एक हमारा सिक्योरिटी सेक्शन है जो सारा मतलब इसको डील करता है, और प्लस हमारे पास एक रिज़र्व भी, इसमें से ही जो बंदे मैंने आपको बताया कि 8,500 से 9,000 के करीब होता है, तो एक रिज़र्व भी बनाते हैं। इन केस ऑफ एनी एमरजेंसी तो उस रिज़र्व को मूव करते हैं, फिर वो रिज़र्व जाके वहाँ पे रीइंफोर्स करती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस को। सही। अच्छा, ये बात बताइए, क्योंकि आप खुद भी इस ओहदे में पहले भी रह चुके हैं और आप खुद पुलिस कमांड देख चुके हैं, ये जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल होता है अक्सर पॉलिटिकल विल के, सियासी इरादा हो, पॉलिटिकल विल नहीं है, ये वो मसला है, इस वजह से शायद मसला हल नहीं होता शहर का। तो आप बतौर एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, ये तो हम यहाँ से बोलते हैं, दूसरी साइड से आप वहाँ हैं मौजूद, ये है मसला या नहीं है, या ये भी एक फसाना है? और दूसरी बात, अगर है मसला तो क्या अब भी है ये मसला आपके नज़दीक? देखें, पहले तो मतलब ये कि इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना चाहिए ना कि भाई इश्यूज़ क्या हैं। जब इश्यूज़ आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो फिर देखना होता है कि वो इश्यूज़ किधर उस मसले का हल नहीं बन रहा। तो मैंने तो ये देखा है कि मैंने जो भी प्रपोज़ल दिया है अपने आईजी को या गवर्नमेंट को,
अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इसको अप्रूव किया है और वो चीज़ें जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। वो फिर लॉ मेकिंग है तब भी हो जाता है, कोई फाइनेंशियल कोई एलोकेशन है तब भी हो जाती है। तो हम बहुत सारे अभी इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं। मुझे तो इस तरह का कोई मसला नज़र नहीं आता। सेफ सिटी जैसे एक मसला है, कुछ सेफ सिटी के मसले को क्या वजह है कि 12-13 साल से वो रुका हुआ है? आप किस नज़र से देखते हैं, क्या वजह है? आप लोगों ने 31,000 कैमरे तो आप बता रहे थे कि शायद करें, लेकिन वैसे जो मजमूई तौर पे हुकूमत का प्लान है, उसके पैसे रखे हैं, 10,000 कैमरे लगेंगे, वो क्यों नहीं पूरा मंसूबा होता मुकम्मल? देखें, सेफ सिटी प्रोजेक्ट अगर इसको कोई टेक्निकली तौर पे इसको ब्रीफ करे तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट होता है। इसमें ना सिर्फ ये कि पैसे बहुत सारे लगते हैं, लेकिन इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो बड़ा टेक्निकल होता है। अभी मिसाल के तौर पे यहाँ पे सेफ सिटी ऑफ कराची के लिए जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है वो हाईली एक टेक्निकल बंदा होता है, उसकी हायरिंग बहुत ज़रूरी है। एक दो दफ़ा एडवर्टाइजमेंट भी हुई, लेकिन यह कि कोई इस तरह का सूटेबल बंदा नहीं मिला। जब तक आपको प्रोजेक्ट डायरेक्टर नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको मतलब किस तरह से आप उसको वर्कआउट करेंगे। तो अभी मैं समझता हूँ कि इसको दोबारा उसकी हायरिंग के लिए दोबारा टेंडरिंग हो रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रही है कि भाई किसी तरह से कोई बंदा इस तरह का टेक्निकल मिल जाए। तो नेचुरली ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसमें चीज़ें रुकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसको हो जाना चाहिए था। अभी हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे एंड पे जो काम है वो उसको हम करें और गवर्नमेंट को ये सजेस्ट करें कि जल्द से जल्द हो। मतलब आप ये कह रहे हैं टेक्निकल कंस्ट्रेंट्स है, लेकिन पॉलिटिकल विल का मसला नहीं है इसमें, जो 12-13 साल से हम सुन ही रहे हैं इस मंसूबे को। इट इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिकल विल। मैंने तो जब भी मीटिंग में इस तरह की बात हुई है देखा है, तो गवर्नमेंट ने इस पर कभी कोई एतराज़ नहीं किया। और जहाँ की पैसों की एलोकेशन की बात है, वो भी पैसे मैं देख रहा हूँ कि एलोकेटेड हैं काफ़ी सारे पैसे इस प्रोजेक्ट के लिए, लेकिन ये टेक्निकल चीज़ों की वजह से ये मामला थोड़े रुक रहे हैं। सही। अच्छा, मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, मैं आपसे मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म पूछना चाह रहा हूँ, बड़ा ज़रूरी है। तो हमने पूछा इकदाम ई टैगिंग पे नाज़रीन हम आना चाह रहे हैं कि ये आइडिया जो है ये है क्या बेसिकली, और इसका क्या ग्लोबली भी ये देखा जाता है, इससे फ़र्क क्या पड़ने लगा है? आफ्टर दिस ब्रेक शहर के अमन-ओ-अमान पे गुफ्तगू हो रही है, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में नाज़रीन अहम तरीन सवालात गुलाम नबी मेमन साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, कराची पुलिस चीफ। गुलाम नबी मेमन साहब, ये फरमाइएगा, ये ई टैगिंग के हवाले से जो मनसूबा बंदी है, इसका ड्राफ्ट हो चुका है आगे लॉ मिनिस्ट्री और फिर शायद कैबिनेट के अगले इजलास में, जिस तरह हमने सुना है कि आएगा मामला। तो ये ई टैगिंग क्या है? क्योंकि बरतानिया में मैंने देखा 2019 में ये मामला, एक GPS टैगिंग आई थी कि जो मुलजिमों को लगाया जा रहा था, और एक जनरल टैगिंग थी जो पहले से शायद 1970 से हो रही थी कि वहाँ पर जो टैग हैं वो लगाए जा रहे थे घरों के ऊपर लोगों के, कि अगर मुलजिम को हाउस अरेस्ट करना है तो देखा जाए कि घर में कितने घंटे रहा है नहीं रहा है। तो ये कौन सी टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये जो GPS वाली है ये तो बरतानिया में मैंने पता है कि 9 पाउंड पर डे इस पर खर्चा आता है। तो आप कौन सी टेक्नोलॉजी प्रपोज कर रहे हैं और इसका फ़ायदा क्या होगा? देखें, अगर आप रेफरेंस दे रहे हैं मुझे यूके का, तो नेचुरली वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा महंगा है जी। और इसकी वजह से वो हमारे जैसे मुल्कों में आउटसोर्सिंग भी करते हैं, और यहाँ से मतलब इस तरह का कोई मिनी एक्सचेंजेस वगैरह लगे होते हैं, हमारे यहाँ पे लोग बैठ के उधर की कॉल सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ह्यूमन रिसोर्स बहुत सस्ता है। हमने क्योंकि ये लॉ बनने जा रहा है, तो हमने सोचा कि हम देखें कि पाकिस्तान में ये कैपेसिटी भी है या नहीं है, कराची में ये कैपेसिटी है या नहीं है। तो बेसिकली ये ट्रैकर कंपनी, जिस तरह से हमारी गाड़ियों में ट्रैकर लगता है, तो ये मिलती जुलती उस तरह की टेक्नोलॉजी है। तो उसमें जब हमने उनको बुलाया तो तकरीबन 20 कंपनीज़ ने पार्टिसिपेट किया, और सब ने ये विलिंगनेस शो की कि हम ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे ला सकते हैं, और मतलब इसको गवर्नमेंट अगर लॉ बनाती है तो हम ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम उनकी कैपेसिटी देख रहे हैं। कोई उन्होंने 10 दिन का टाइम लिया, जो अगले हफ्ते हम उससे दोबारा डेमॉन्स्ट्रेशन देंगे। तो जितनी कंपनीज होगी ये ओपन बिडिंग में वो आएंगे, और हम उनकी कैपेसिटी को देख के जो फाइनेंशियल और प्लस उनकी जो टेक्निकल वैल्यूशन होगी वो करके, इसमें हम चाहेंगे कि मतलब ऐसा डिसीजन करें कि बेहतर से बेहतर कंपनी आए और लोएस्ट बिड पे जाए। तो ये जैसे वो 7,500 क्रिमिनल्स आपने आइडेंटिफाई जो किए हुए हैं, जो ऑलरेडी हैं, ये उनको अरेस्ट किया जाएगा, उनको लगाए जाएंगे, या नए जो क्रिमिनल्स होंगे उनको लगाए जाएंगे? और उनको अरेस्ट किस तरह करेंगे? क्योंकि उनके बारे में कोई कंप्लेन नहीं आएगी तो अरेस्ट कर सकते हैं ना, डायरेक्ट तो जाके शायद पुलिस नहीं कर सकती अरेस्ट। नहीं, ये पुलिस नहीं करेगी। ये तो हमारा जो प्रपोजल है उसमें ऐसे है कि या तो बंदा वो पहले कन्विक्ट हुआ हो, और सेकंड टाइम पे उसने अफेंस किया और पकड़ा गया और उसकी ज़मानत के लिए उसने अप्लाई किया हो।
या वो बंदा 2 दफ़ा पहले उसने ये इस तरह का स्ट्रीट क्राइम किया हो और जेल गया हो, वहाँ से ज़मानत रिलीज़ हुआ, और थर्ड टाइम पे जब वो ज़मानत पे जा रहा है तो उसके लिए फिर कोर्ट उसको मतलब ई टैग करेगी। तो हमारा प्रपोजल ये है, और ये करेगी कोर्ट, पुलिस नहीं करेगी। जब कोर्ट ये इस तरह का ऑर्डर देगी तो फिर पुलिस उससे बॉन्ड लेगी, पुलिस उससे मतलब बाकी जो कंप्लाइंस होगी वो कराएगी, लेकिन वो करेगा सारी थर्ड पार्टी। हम प्रपोज ये कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी इसको करे और पुलिस उसको असेस करे। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, कोर्ट की कॉम्पिटेंस होगी, पुलिस उसको असिस्ट करेगी, थर्ड पार्टी इसको इम्प्लीमेंट करेगी। और दूसरी बात ये बताइएगा गुलाम नबी साहब, क्योंकि हम सब जानते हैं, शहर में आपके भी इल्म में होगा कि बिलखुसूस गाड़ियों की चोरी के हवाले से, गाड़ियों के सामान की चोरी के हवाले से, मोबाइल फ़ोन की चोरी के हवाले से जो मार्केटें हैं जहाँ ये चीज़ें फ़रोख्त होती हैं, हम सबको पता है कि शेरशाह में एक मार्केट है जहाँ पर जो भी आपको, अगर आपका शीशा चोरी हो जाएगा तो आपको वहाँ पे चोरी वाला मिल जाएगा 2000 रुपये का, मार्केट में 10,000 रुपये का। ये हरफ आम है, ये हर कोई जानता है कराची में। तो ये जहाँ पर ये चीज़ें डिस्पोज ऑफ होती हैं, जिस ईजिली डिस्पोज ऑफ होती हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी में क्या ये शामिल है कि इनके डिस्पोजल को रोका जाए, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, चाहे वो गाड़ी के शीशे हो, गाड़ियाँ हो, मोटरसाइकिल के पार्ट्स हों, इनको रोकने के लिए, इनकी मार्केट्स को रोकने के लिए क्या आप लोग कर रहे हैं? यकीनन ये तो प्रायोरिटी हमारी है, और जब तक हम चोरी के इस तरह की प्रॉपर्टी को जो मतलब डिस्पोजल को हम डिफ़िकल्ट नहीं बनाएंगे और इस तरह की मार्केट्स में अगर अवेलेबल है और आसानी से वो बिक जाता है तो ज़ाहिर है कि वो इनकरेज होगा। तो हम नहीं चाहेंगे कि भाई इस तरह की मार्केट्स हों और मतलब उसमें चोरी को, डिस्पोजल को, चोरी के माल को डिस्पोजल की मतलब इस तरह सहूलत हो। तो यकीनन हम इस पे भी काम कर रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और इसमें हमने काफ़ी सारा काम भी कर लिया पहले, तो हम इंशाल्लाह इसमें बेहतर से बेहतर परफॉर्म करेंगे। सही। और मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हवाले से ई टैगिंग है या इसके अंदर और भी प्रपोजल्स हैं आपने जो दिए हैं इस पर गवर्नमेंट को कि ये चीज़ें होनी चाहिए? क्या प्रपोजल्स हैं आपके मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म के हवाले से? जी, आपने ई टैगिंग का तो बता दिया, लेकिन दूसरा जो सबसे क्रूशल इसमें इंटरवेंशन है वो मैं समझता हूँ कि ड्रग एडिक्ट्स की रिहेबिलिटेशन। क्योंकि इसमें ड्रग एडिक्ट्स यहाँ पे काफ़ी साइजेबल नंबर में, मुझे एग्जैक्ट नंबर तो पता नहीं है, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रीट में ड्रग एडिक्ट्स हैं, तो उनका सारा मतलब ये कि फॉर परचेज ऑफ ड्रग फॉर देयर लिविंग वो जाके क्राइम करते हैं, छोटा मोटा क्राइम हर कोई अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर रहा होता है। तो हमने ये प्रपोज किया है कि भाई इनकी मास लेवल पे करेक्शन हो, तो इससे काफ़ी क्राइम में फ़र्क पड़ेगा। तो इस पर काफ़ी काम हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये प्रपोज़ल भी अगर एक्सेप्ट हो गया, हमें जगह मिल गई, हेल्थ डिपार्टमेंट ने डॉक्टर्स को एलोकेट किया, और ये एक प्लान तरीके से अगर लोगों की करेक्शन हुई तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा क्राइम पे। तो दूसरी हमारी मीडियम टर्म इंटरवेंशन ये है जी। और ये सर ये तो वो हैं, लेकिन आप ये बता सकते हैं क्योंकि जो जैसे आपने कहा कि शॉर्ट टर्म इकदाम भी हैं, मीडियम टर्म भी हैं, लॉन्ग टर्म भी हैं, लेकिन जिस तरह के हालात इस पर शहर के हैं, जो जिस तरह की वारदातें हो रही हैं, 14,000 क्राइम्स हुए हैं 2 माह के अंदर, तो चाहेंगे लोग देखना कि फौरी तौर पर उनको नज़र आए। आपको क्या लगता है ये तमाम इकदाम जो हैं इनका अमली तौर पर जो सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी होगी, कब तक लोग देखेंगे कि बेहतरी आएगी अमन अमान में शहर के? कब तक, कितना अर्सा लगेगा? देखिए, मैंने आपको अर्ज़ किया कि पिछले आप अगर 1 महीने का क्राइम को देख लें तो स्लोली ये रिड्यूस हो रहा है, और इस वजह से हो रहा है कि हमने पुलिसिंग काफ़ी एग्रेसिवली की हुई है, और एग्रेसिव पुलिसिंग मैं समझता हूँ कि उसको करना मस्ट है। एग्रेसिव पुलिसिंग को किसको कहता हूँ कि पुलिस क्रिमिनल के अगेंस्ट जाए, बजाय ये कि रिएक्टिव पुलिसिंग करे कि वारदात हो जाए उसके बाद जाए। वारदात करने से पहले जिनका पता है कि भाई ये वारदात कर सकते हैं उनके अगेंस्ट जाए। अगर उन्हें कोई प्रीवियस वारदात की है तो उसमें उनको कनेक्ट करके उसमें चालान किया जाए। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे तरफ से फ्री रजिस्ट्रेशन हो, कि अगर वारदात हो, केस रजिस्टर्ड नहीं होता तो नेचुरली इसमें मुलजिम को फ़ायदा है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि जो नंबर ऑफ़ केसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, और यही वजह है जिसकी वजह से मैं मीडिया को कहता रहता हूँ कि देखें, अगर आप क्राइम को, पुलिस को फ्री हैंड नहीं देंगे, पुलिस को इसी पे क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, तो पुलिस फिर ये बकिंग करती है, क्राइम को छुपाती है, जिसका नतीजा कुछ भी नहीं होता, क्रिमिनल को फ़ायदा होता है। तो ये जब तक मीडिया इसमें स्पेस नहीं देगी पुलिस को, और पुलिस में फ्री रजिस्ट्रेशन नहीं करेगी, तब तक मतलब ये कि ये मसला हल नहीं होगा। लास्ट में एक चीज़ पूछना चाह रहा था बस आपसे कि इससे पहले कि वाइंड अप करें, कोयटा के अंदर हमने देखा, कराची से कोयटा जो गाड़ियाँ यहाँ चोरी हो रही थी, हमने देखा था एक ग्रोह पकड़ा गया था जो यहाँ से कोयटा लेके जाता था, सोराबकोट पे गाड़ी फरोख्त होती थी। तो ये एक ही वन ऑफ था या ये इस तरह के और ग्रोह हैं? और ये खदशा है कि यहाँ जैसे मिसाल के तौर पे 386 गाड़ियाँ छीनी हैं 2 माह में,
कि अक्सर यही हो रहा है कि यहाँ से गाड़ियाँ बलूचिस्तान जा रही हैं? देखिए, ये नेचुरली इतना बड़ा शहर है और जिसमें वॉल्यूम इतना बड़ा जो है ना गाड़ियों का है, तो क्रिमिनल गैंग्स बिल्कुल हैं, मतलब ये एक से ज़्यादा गैंग्स हैं और पुलिस उनको ट्रेस भी करती है और बहुत सारे इसी वजह से पकड़े जाते हैं, बार बार पकड़े जाते हैं। पुलिस अपनी तरफ से एफर्ट कर रही है। अभी मतलब इस चीज़ की ज़रूरत है कि जब पकड़ने के बाद वो ज़मानत पे छूटते हैं या उनकी एक्विटल होती है, तो इसको किस तरह से रोकना है, इसको कैसे बेहतर करना है, तो उस पर हम पूरा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम नबी मेमन साहब, प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया, वक्त दिया। आज आपने गुफ्तगू सुनी गुलाम नबी मेमन साहब की, कराची के पुलिस चीफ। उन्होंने एक तमली बताई क्या किस तरह पुलिस की नई क़यादत आगे बढ़ने वाली है, सारे सवालात उठाए, शहर कराची में अमन अमान के मसले को उजागर किया और जो अहम सवालात हैं आपके जहनों में, हमारे जहनों में, वो सारे पूछे। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होगी? फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन आवर फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। देखते रहेगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखेगा।